Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video we are going to discuss the chapter 9. Okay, chapter 9 हमारा ये चैप्टर जो है क्लास 7 का साइंस बुक का है चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। जानवरों में जीवन का प्रोसेस कैसे चलता है। ओके, इट इज द 9th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, बहुत ही यूजफुल होने वाला है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, सर्विसेज पेड है। इसके अलावा जो कुछ अगर आपका डाउट आता है तो आप वेबसाइट पे जाकर के पूछ सकते हो, किसी भी आर्टिकल के कमेंट में जाकर के उसका जवाब आपको दिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो जो चैप्टर हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ऑलराइट, तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। What it says, if your food is fully digested before you eat again, you won't need medicine for pain. और ये तो स्टार्टिंग किया जा रहा है इसमें कुछ आई थिंक ऊपर में तेलुगु भाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे पता तो नहीं है सही से, लेकिन ये तेलुगु में शायद कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा भोजन जो तुमने खाया है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है तुम्हारे अगला खाना खाने से पहले, तब तुम्हें कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहा गया है थिरुकुरल के द्वारा। ठीक है, थिरुकुरल के द्वारा। ओके, तो ये तो क्या है कि हेल्दी फूड हेल्दी डाइट के रिगार्डिंग, अपने हेल्दी लाइफ के रिगार्डिंग के लिए कहा गया है यहाँ पे। ओके, तब चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, साइंस का टेक्स्ट बुक क्लास 6 के जो चैप्टर था लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये साइंस चैप्टर साइंस बुक में, क्लास 6 के साइंस बुक में क्यूरियोसिटी बुक से लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स we learned about processes essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion and reproduction। तो हम लोगों ने सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया की जो जरूरत होती है किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए, जिन प्रोसेसेस के लिए जरूरी होती है, जैसे सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सब चीजें क्या सर्वाइवल के लिए जो है प्रोसेस, ये सब बहुत ही एसेंशियल है। फर्दर दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो इन्हीं प्रोसेसेस को साथ में मिला के कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। इस चैप्टर में हम लोग दो लाइफ प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल से जानेंगे, और वो कौन से होंगे, तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। इनको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके हेल्थ से भी रिलेटेड, और पढ़ाई किए हुए रहोगे तब तो एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, तो उससे भी रिलेटेड। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। इमेज में क्या है कि एक कपल है, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं। और ये पार्क में बैठे हुए हैं, बगल में खेत में फूल उगे हुए हैं, पेड़ पे भी फूल उगे हुए हैं, कहीं ना कहीं फल भी दिख रहे होंगे। अब ये पेड़ों पे पक्षी भी आ रहे हैं, इन फूलों पे मधुमक्खी भी मंडरा रहे हैं। एक जगह यहाँ पे इमेज दिखा हुआ है जहाँ पे गाय घास चर रही है और गाय का बच्चा उस गाय के से दूध पी रही है। और यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि चिड़िया दाना चुग रही है और मेंढक पानी में, मछली पानी में एंजॉय कर रहे हैं। Alright, so let us continue our chapter now. Observe your surroundings and notice what animals eat. अपने आसपास के माहौल को देखना है और ये बताना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी नोटिस करना है कि जानवर क्या खा रहे हैं। तो एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जानवर जो है वो अलग अलग तरीके के फूड को ईट करते हैं। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खी हो गए, फिर सनबर्ड्स हो गए, तो वो फ्लावर्स के नेक्टर्स को सक करते हैं। While infants of humans and many other animals feed on their mother's milk snakes। नहीं, वहीं पे जो दूसरे जानवर हो गए, जैसे यहाँ पे बीज और सनबर्ड्स के लिए कहा गया कि वो फूल के रस को चूसते हैं। ठीक है, तो वहीं जैसे इंसान के बच्चे हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो कि अपने माँ के दूध पे निर्भर रहते हैं। फर्दर स्नेक्स लाइक पाइथन, ठीक है, सांप अजगर की तरह, swallow the animals they prey upon। वो जानवरों को निगल लेते हैं सीधे। ठीक है, सांप के जैसे, जैसे अजगर जैसे सांप है तो वो जानवरों को निगल लेते हैं जिसपे वो अपना शिकार जमाते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ मछली, कुछ पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ऊपर तैर रहे होते हैं तो उनके ऊपर वो अपना भोजन करते हैं।
फॉर द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। देखिए जानवर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो तो उन्हें एनर्जी मिलती है फूड से, विच इनेबल्स देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो उनको इनेबल करता है कि अपने जीवन के बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को वो कर सके। For the animals consume food that contains complex components such as carbohydrate, protein and fat. एनिमल्स जो जानवर हैं यानी यहाँ तक कि हम इंसान भी ह्यूमंस भी, एनिमल्स वो फूड को कंज्यूम करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो जो भी फूड खाते हैं तो उसमें कंपोनेंट जो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या फिर फैट ही क्यों ना हो, ये सब के सब क्या है तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, इन्हें ब्रेक करना पड़ता है। Further, these complex food components have to be broken down into simpler forms before the body can use them. इन जटिल फूड कंपोनेंट्स को, भोजन के कंपोनेंट्स जो हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पड़ता है इससे पहले कि हमारा बॉडी इनको इस्तेमाल कर सके। बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है तो इसी को हम लोग समझेंगे अभी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड components into simpler form occurs in a long tube called the alimentary canal। तो जो खाने का टूटना होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, फल हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, किसी कोई भी फूड अगर आपने ईट किया है, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, वो सब भी अगर आपने ईट किया है तो उसको भी सिंपलर फॉर्म में टूटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो वो कैसे टूटता है तो एक लंबे ट्यूब में से गुजरते हुए, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे फिगर में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये एलिमेंट्री कैनाल? दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये प्रोसेस जो है मुंह से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाकर के एंड होता है। ठीक है, एनएस माउथ जहां से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं और एनएस जहां से फूड डिस्चार्ज होता है। एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, जैसे जैसे भोजन जो है इस कैनाल से उतरते रहता है, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है, वो जूसेस जो कि भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो ये अलग अलग हिस्सों से रिलीज होते हैं और फूड को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करते चले जाते हैं। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्सॉर्ब बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहे हैं फूड, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट्स में एब्सॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। और हमारे बॉडी में ये अलग अलग पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ताकि हमारे बॉडी जो है वो सारे फंक्शंस को अच्छे तरीके से कर सके। ऑलराइट, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे माउथ से स्टार्ट है, माउथ में फिर ओइसोफेगस है और फूड पाइप। ठीक है, इस ये जो पाइप दिख रहा है इसका दो नाम है, इसे फूड पाइप भी कह सकते हैं, नहीं तो ओएसोफेगस भी कह सकते हैं। ओके, फिर लीवर है। अब इन सब का भी काम होता है हमारे फूड के डाइजेशन में, क्या क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे इसको अच्छे से। फिर स्टमक है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, कि जहाँ पे खाना आकर के जमा हुआ है। फिर पैनक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड इनस, ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ये सब के सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं और ये सर पार्ट्स का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे के पार्ट में। ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पहला पॉइंट से, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में न्यूट्रिशन। ठीक है, जानवरों में भरण पोषण कैसे हो रहा है। तो हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कैसे टूट जा रहा है सिंपलर फॉर्म में, एंड यूज्ड बाय द बॉडी इन वेरियस एनिमल्स, और वेरियस एनिमल्स के द्वारा वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल द एनिमल्स और डज इट वेरी, क्या ये सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस जो है वो सेम है या फिर ये अलग अलग तरीके से होता है। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोसेस इंसानों में समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, तो ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो एनिमल्स जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि भी ह्यूमन आ रहे हैं एनिमल, तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोसेस ह्यूमंस में समझने की कोशिश करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन मतलब कि पाचन। ठीक है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो कैसे पच रहा है। Let us trace the journey of food inside our body as it passes through different parts of the alimentary canal। ठीक है, तो जैसे जैसे भोजन एलिमेंट्री कैनाल में गुजरता है, कैसे कैसे गुजरता है, तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। बिगनिंग विद द माउथ कैविटी, सबसे पहले तो माउथ कैविटी से शुरुआत करेंगे। वही माउथ कैविटी कि हाँ, हमारा माउथ का ओपनिंग, जिसमें हम लोग फूड को एंटेक कर रहे हैं, जिसमें से फूड हमारा बाहर अंदर आ रहा है। क्या कराया जा रहा है इसमें कि द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगिंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ, कि भोजन का जो जर्नी है, फूड का जो जर्नी है जो हम खाते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है माउथ से, जब वो हमारे मुंह में एंटर करता है। योर टीथ ब्रेक डाउन फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तुम्हारा दांत जो है
वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जब तुम उसको खाते हो, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, दांत से क्या होता है कि खाना को जैसे मुंह में लेते हो तो उसको चबाता है और फिर फूड पार्टिकल्स को भी टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वही कि द टीथ ब्रेक्स द फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, क्रशिंग और च्यूइंग के प्रोसेस से फूड को वो तोड़ देता है। फर्दर, this process of initial breakdown of food into fine pieces is called mechanical digestion। तो ये जो प्रोसेस है फूड का ब्रेकडाउन होना छोटे छोटे पीसेस में, तो इसी को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्यों? क्योंकि इसमें काइंड ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटी हो रहा है, हमारे माउथ के द्वारा, टीथ के द्वारा की जा रहा है, जिसके मदद से फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेकडाउन किया जा रहा है। फर्दर, थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचना है। डज योर माउथ फील वाटरी? तो जब अपना पसंदीदा खाने के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है बच्चों? आता ही होगा, ठीक है। पसंदीदा खाना किसको नहीं पसंद है? तो जब भी पसंदीदा खाना के बारे में सोचोगे तो मुंह में तो पानी आ ही जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग अब क्या है कि दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। ठीक है, तो ये पानी आने का कारण क्या है कि जब तुम अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मुंह में सलाइवा रिलीज होता है। ओके, ये टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है, सलाइवा, कि जब तुम अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मुंह में ज्यादा से ज्यादा सलाइवा रिलीज होता है। तो वही सलाइवा तुम्हारे मुंह में पानी आने का काम करता है। फर्दर क्या है कि व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? तुम्हें क्या लगता है सलाइवा का रोल तुम्हारे माउथ में क्या है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड? लेकिन तुम्हें कैसा लगता है जब तुम दूसरे तरीके के फूड को ईट करते हो, सच एज चपाती, जैसे चपाती हो गया। लेट अस फाइंड आउट, तो चलो हम लोग उसको भी पता करते हैं। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ चपाती और अ बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है रोटी का, या फिर एक छोटा सा एक कोर लेना रहेगा उबले हुए चावल का। अब बॉइल्ड राइस का मतलब पका हुआ चावल, ठीक है, कच्चा नहीं, जिसे भात कहते हैं कई लैंग्वेज में, या फिर आपका यहाँ की लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा होगा पता नहीं, अपनी तरफ में तो उसको भात भी कहते हैं। तो उतना टुकड़ा लेना है एंड चू इट प्रॉपरली, और इसको अच्छे से चबाना है फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। ओके, 30 से 60 सेकंड तक, आधा मिनट नहीं तो 1 मिनट तक पूरा पूरी। एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैज इट्स यूजुअल टेस्ट। तो पहले तो चपाती रोटी रहेगा या फिर चावल रहेगा तो उसका वही टेस्ट रहेगा जो पता चलता है। बट एज यू कंटिन्यू चिंग, लेकिन जैसे जैसे चबाते जाओगे, डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट? तो क्या तुमको उसके टेस्ट में कुछ चेंजेस दिखेंगे, अंतर पता चलेगा? द फूड बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। जो फूड है वो मीठा पता होने लग जाएगा। हैव यू इवन वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस? तो तुम कभी जाने हो कि ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, तो इसको जानते हैं हम लोग कि क्यों हुआ है। चपाती और राइस कंटेन्स स्टार्च। चपाती और राइस जो है उसमें स्टार्च पाया जाता है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। आवर सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। हमारे सलाइवा में डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जो कि स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। ठीक है, तो यही जब 30 से 60 सेकंड तक हम लोगों ने फूड को ची किया तो पहले तो चपाती का टेस्ट में कुछ अंतर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे और उसको चबाते जाएंगे तो टेस्ट में भी अंतर आएगा। लेकिन वो फूड क्या है कि मीठा महसूस होगा। तो ये किस कारण से हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था अब वो शुगर का फॉर्म ले ले रहा है। और वो शुगर का फॉर्म लेने का कारण क्या है कि हमारे सलाइवा ने, ठीक है, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस था तो उसने स्टार्च को शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई स्टार्ची फूड लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तो इससे ये पता चलता है कि कैसे स्टार्ची फूड, ठीक है, वो फूड जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है जैसे चपाती है, तो वो मीठा लगने लग जाता है जब उसको लंबे समय तक चबाया जाता है। फर्दर, सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज होता है तो वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड के कंपोनेंट्स उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में मदद करता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आया है साइंस एंड सोसाइटी। साइंस एंड सोसाइटी बोले तो कि विज्ञान और समाज। अब क्या है इसके रिगार्डिंग, अब क्या है इसके रिगार्डिंग, तो हेल्दी माउथ रिक्वायर्स गुड ओरल हाइजीन। देखिए कि स्वस्थ माउथ, एक बढ़िया सा मुंह बना रहे तो वो कैसे बना रहेगा? तो बढ़िया ओरल हाइजीन से बना रहेगा। ओरल हाइजीन कहने का मतलब कि हमें अपने मुंह का भी देखरेख करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड क्लीन आवर टंग ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांत को और अपनी जीभ को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। एंड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईच मील। जितनी बार भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसको कुल्ला करके अपने माउथ को साफ करना चाहिए, टू प्रिवेंट टूथ डिके, ताकि हमारा दांत ना सड़े, एंड बैड स्मेल इन द माउथ, और हमारे मुंह से गंदा स्मेल भी ना आए।
फाइंड आउट द वेज आवर एल्डर्स फॉर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। तो ये पुराने तरीके पता करना रहेगा बच्चों, आपको ये आपका वर्क रहेगा। ये पुराने तरीके पता करना रहेगा। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने दादा नानी से पूछिए, पता कीजिए कि वो अपने ओरल हाइजीन, अपने माउथ को अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचाते थे, अपने मुंह से गंदी बदबू आने से कैसे बचाते थे। तो ये पता करने की कोशिश करना। ऑलराइट, नाउ हियर इज एन एक्टिविटी, हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको लेबल कर देना है, एक पे ए लिखना है, दूसरे पे बी लिखना है। टेक 1 टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में एक पका हुआ चावल रखना है। एंड टेक अ टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 30 to 60 seconds इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, और एक चम्मच उबला हुआ चावल रखना है, टी स्पून चम्मच भरकर लगभग, उसको चबा करके 30 से 60 सेकंड तक। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। और 3-4 ml पानी मिलाना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, पहला टेस्ट ट्यूब में एक तो बॉइल्ड राइस रखना है, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में च्यू करके, ठीक है, चबा करके जो बॉइल्ड राइस है उसको रखना है। नोट द इनिशियल कलर ऑफ द राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1। अब उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले तो जो भी बॉइल्ड राइस को रखे हो, तो उसमें पानी मिलाने के बाद क्या है पानी का रंग, वो नोट डाउन कर लेना है ये टेबल में। ठीक है, टेबल जो दिया हुआ टेबल 9.1, तो इस टेबल में लिख लेना रहेगा। आगे क्या है कि ऐड 3-4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। 3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन मिलाना रहेगा दोनों टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से। मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब सेपरेटली एंड ऑब्जर्व। ठीक है, कंटेंट को मिलाना है हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग करके, और फिर उसको ऑब्जर्व भी करना रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे पहला वाला टेस्ट ट्यूब में ए में बॉइल्ड राइस है, और दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब में च्यूड बॉइल्ड राइस है। ठीक है, तो दोनों में इनिशियल कलर क्या था, तो उस काइंड ऑफ व्हाइट रहेगा। ठीक है, ये तो व्हाइट रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। ठीक है, बॉइल्ड राइस वाला जो वाटर है वो कलरलेस रहेगा। दूसरा वाला थोड़ा व्हाइट रहेगा, क्योंकि वो च्यू है तो उसके पार्टिकल्स भी थोड़े रिलीज होंगे। और आयोडीन मिलाने के बाद इसमें नो चेंज रहेगा। ठीक है, मोस्टली नो चेंज रहेगा, और ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल रीजन, तो पॉसिबल रीजन क्या है अभी हम लोग आगे देखते हैं इसको। फर्दर, डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द बॉइल्ड राइस टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, क्या तुमने ये ध्यान दिया कि जो बॉइल्ड राइस है वो ब्लू ब्लैक हो गया टेस्ट ट्यूब ए में, while the test tube B chewed boiled rice either did not change color or turned only a very little blue black color। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, ये जो है ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यस। ओके, ये जो है ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसमें पार्शियली या तो नीदर चेंज। ठीक है, इसमें पार्शियल चेंज होगा, नहीं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी, नहीं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि ए में जो है वो क्या होगा कि ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी वाले में जो है वो नॉट चेंज कलर और टर्न ओनली अ वेरी लिटिल ब्लू ब्लैक कलर। या तो उसमें कलर चेंज ही नहीं होगा, या तो बहुत ही कम उसमें का ब्लू ब्लैक कलर का चेंजेस दिखेगा। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में कलर का चेंज होने का कारण क्या था। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर ओनली व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टार्च। ठीक है, तो ग्रेड 6 में, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर तभी देता है जब वो स्टार्च के कांटेक्ट में आता है। ओके, इन टेस्ट ट्यूब ए में द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये तो टेस्ट ट्यूब ए में जो ब्लू ब्लैक कलर का दिखने का कारण है, तो वो उसमें स्टार्च का प्रेजेंट होने की वजह से। फर्दर, इन टेस्ट ट्यूब बी विच कंटेन्स च्यूड बॉइल्ड राइस, और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें चबाया वो बॉइल्ड राइस है, इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, अगर उसमें चेंज इन कलर नहीं है बिल्कुल भी, इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। तो इससे ये पता चल रहा है कि उसमें स्टार्च का प्रेजेंस खत्म हो चुका है। च्यूड राइस में हम उसको च्यू किया गया है, तो स्टार्च हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। फर्दर, if there is only a slight change in color, it indicates that starch is present only in very small amount। और अगर हल्का सा उसमें ब्लू ब्लैक चेंजेस अगर दिखते भी हैं, ठीक है, जिस चावल को हल्का सा चबा करके रखा गया है, तो उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखता भी है, तो इसलिए उसमें दिखने का कारण यह है कि उसमें हल्का मात्रा में स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है। फर्दर, इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, उस स्टार्च को छोटी छोटी सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है सलाइवा के एक्शन से। वो सलाइवा रिलीज का हो रहा है तो हमारे माउथ में। ठीक है, ध्यान रखना है सिर्फ जीके के पॉइंट से, और साइंस में तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो जीके के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और साइंस के में तो पढ़ ही रहे हो बच्चों। फर्दर,
इफ द कलर स्टिल अपीयर्स इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब बी में अगर कलर दिखता है, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन द एक्टिविटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर, तो उस एक्टिविटी में और तुम क्या बदलाव कर सकते हो इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। वुड द कलर चेंज इफ च्यूइंग टाइम इज इंक्रीज, ठीक है, अगर कलर चेंज होगा अगर उसको हम ज्यादा समय तक चबाएं। ट्राई टू फाइंड आउट रिपीटिंग द एक्टिविटी, ठीक है, तो ये एक्टिविटी को रिपीट करके मतलब कि च्यू फूड को च्यू करके फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करना। फर्दर, नाउ वी नो दैट सलाइवा सेक्रेशन इन द माउथ हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स, तो अब हम ये जान गए हैं कि हमारे माउथ में जो सलाइवा सेक्रेशन हो रहा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने में मदद कर रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने का सिंपलर फॉर्म में बॉडी में, इसी को कहा जाता है डाइजेशन। अगर डाइजेशन मतलब कि फूड को डाइजेस्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट होना। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द माउथ, भोजन जो है वो पार्शियली शुरुआती डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है माउथ से। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, तो चलो हम लोग जानते हैं अब कि कैसे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो माउथ में हमारा स्टार्ट हुआ डाइजेशन, तो एलिमेंट्री कैनाल में और आगे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि फूड माउथ में कैसे डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग जानेंगे फूड पाइप से जब वो गुजरेगा तो क्या रहेगा, तो ठीक है, तो फूड पाइप का दूसरा नाम है सबसे पहले तो ये जान लेना, ओसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस, अ पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, और एसोफेगस जो है ये रास्ता है मुंह से लेके पेट तक का जाने के लिए, माउथ टू स्टमक। When you chew your food, your saliva not only helps in digesting the starch but also moistens it. जब हम लोग फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो जो सलाइवा है वो सिर्फ डाइजेस्टिंग में मदद नहीं करता है स्टार्च को, बल्कि फूड को नमी भी प्रदान करता है, उससे क्या होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, moistens it, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड इजी टू swallow, और उसको निगलने में भी आसानी हो जाता है। योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग चीट फूड विद सलाइवा, और हमारी जीभ की मदद से वो जो खाना को, जिस भोजन को हमने चबाया है उसे जीभ की मदद से सलाइवा से मिक्स करने में मदद भी करता है। एंड पुशिंग दिस सॉफ्टेन फूड इनटू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और एसोफेगस, और इस फूड को एक लंबे से फ्लेक्सिबल ट्यूब में गुजरने से मदद करता है जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, नहीं तो दूसरा नाम इसके लिए ओएसोफेगस। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, लेकिन ये फूड नीचे कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो मूवमेंट ऑफ फूड इन दी फूड पाइप, फूड का मूवमेंट फूड पाइप में, तो ये क्या है यहाँ पे फूड है, तो ये क्या है साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और जहाँ पे फूड है वहां पे साइट ऑफ रिलैक्सेशन है, फूड पाइप वहां पे रिलैक्स है। सेम गुज है, यहाँ पे साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और जहाँ पे फूड है वो साइट ऑफ रिलैक्सेशन है, और इस तरीके से फूड हमारे स्टमक तक एंटर कर जाता है। ओके, आगे कहा जा रहा है कि द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जनरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। अब फूड पाइप का जो वॉल्स है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है जनरली आराम से, ताकि वो फूड को नीचे की तरफ पुश कर सके जो कि हमारे रास्ते पे स्टमक में पहुंच सके। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो मूवमेंट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में होते रहता है। एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड, और भोजन जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहता है, आगे कहने का मतलब कि स्टमक की ओर आते रहता है। तो एसोफेगस का काम हम लोगों ने जान लिया कि जहाँ से फूड जो है सलाइवा से उसको सॉफ्ट कर दिया है, मॉइस्चन कर दिया है, तो उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हुआ कि फूड जो है हमारे अंदर अंदर आ पा रहा है फूड पाइप की मदद से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के फूड को अंदर की ओर पुश कर रहा है। अब स्टमक, ठीक है, पेट की रिगार्डिंग क्या है ये, इन द स्टमक, पेट में द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड, पेट में जो वॉल्स हैं स्टमक के जो वॉल्स हैं वो फूड को और कॉन्ट्रैक्ट, वो फूड को और चर्न करते हैं और बारीक का काम बनाने का काम करते हैं। द चर्न फूड इज देन मिक्स्ड विद अ सेक्रेशन फ्रॉम द इलन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अब ये जो चबाया हुआ फूड है जो कि स्टमक में और ज्यादा बारीक हो गया है, तो वो स्टमक के इनर लाइनिंग, जो स्टमक का अंदर वाला लाइन है, ठीक है, जो स्किन वाला पार्ट है स्टमक का, तो उसमें से सेक्रेशन रिड्यूस होता है, तो उससे वो मिक्स होता है। द सेक्रेशन फ्रॉम स्टमक कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस, अब ये सेक्रेशन जो निकल रहा है फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, उसमें क्या है, तो डाइजेस्टिव जूस है, एसिड है एंड म्यूकस है। सो दीज आर द सेक्रेशंस व्हिच हैज बीन सेक्रेटेड फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ओके, सो हियर यू कैन सी स्टमक का डायग्राम बनाया हुआ है, और ये क्या है, तो स्टमक का वॉल है, डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस यहीं से रिलीज होता है। द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक्स डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, अब जो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है तो वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन दी प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स।
The acid not only helps break down proteins but also kills many harmful bacteria। और जो एसिड निकलता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस क्या किया, उसने प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कंपोनेंट में ब्रेक डाउन किया, और वह जो एसिड रिलीज हो रहा है तो वो प्रोटीन्स को ही सिर्फ नहीं तोड़ रहा है बल्कि वो कई हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर रहा है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। जो म्यूकस है वो एसिड लाइनिंग को एसिड से बचा, सॉरी, स्टमक लाइनिंग को एसिड से बचाता है, ठीक है। तो स्टमक में तीन इंपॉर्टेंट चीज को आपको ध्यान रखना है कि फूड और सिंपलर पार्ट्स में चर्न हो रहा है, और तीन चीजों का रिलीज हो रहा है इसमें, जैसे डाइजेस्टिव जूस, फिर एसिड एंड म्यूकस। डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहा है, तो डाइजेस्टिव जूस इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इनटू मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, एसिड इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इनटू कंपोनेंट्स बट आल्सो किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, एंड म्यूकस इज प्रोटेक्टिंग द स्टमक फ्रॉम द एसिड, ओके, प्रिवेंटिंग डैमेज। तो म्यूकस जो है वो डैमेज से भी बचाता है। इन द स्टमक में द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास। पेट में जो फूड है वो हल्के हल्का डाइजेस्ट होते रहता है और सेमी लिक्विड मास में ट्रांसफर भी होता रहता है, प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, जिसकी वजह से वो अगले डाइजेशन के अगले स्टेज में वो मूव करता है। तो हियर इट इज द फैक्ट, इट इज द पार्ट अबाउट स्टमक। ऑलराइट, अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट है यहाँ पे, कुछ रोचक तथ्य हैं, किसके रिगार्डिंग ये रोचक तथ्य, तो देखते हैं हम लोग। हाउ डिड साइंटिस्ट लर्न अबाउट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने अपने इंसानी शरीर के अंदर में डाइजेशन के बारे में कैसे जाना, उसके बारे में कैसे पढ़ना शुरू किया उन्होंने। ओके, तो इसकी शुरुआत होती है, द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क्स हैपेंड बाय चांस। ठीक है, तो ये जो स्टमक जो हमारा कैसे काम करता है, ये तो कैसे शुरू हो गया था, इसका खोज हो गया था कैसे, तो इट इन 1822 a man named Alexis Saint Martin was accidentally shot in the stomach। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको गोली लग गई थी पेट में गलती से। ओके, तो ये देख सकते हो कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन का ड्राइंग इमेज यहाँ पे बनाए हुए है, और पेट में क्या लगा हुआ है, तो गोली लगा हुआ है। ही वॉज ट्रीटेड बाई ए डॉक्टर, उसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, विलियम ब्यूमॉन्ट जो डॉक्टर थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन के। However, his wound never fully healed, लेकिन इसका जख्म जो था वो कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया, लीविंग अ स्मॉल परमानेंट होल। ठीक है, और उसमें की वजह से क्या हुआ कि एक छोटा सा परमानेंट होल उसमें बना रह गया। दिस ओपनिंग अलाउड डॉक्टर बिमॉन्ट टू ऑब्जर्व डाइजेशन इन द स्टमक एज इट हैपेंड। अब ये ओपनिंग जो है डॉक्टर बिमॉन्ट को बहुत मदद किया उसके स्टमक को ऑब्जर्व करने में, कि उसकी मदद से फिर उन्होंने पता कर पाया कि कैसे डाइजेशन होता है। He conducted experiments on how different foods were broken down and studied how emotions affect digestion। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो थे, तो उन्होंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए कि कैसे जो अलग अलग फूड है वो कैसे जाकर के चर्न हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्टमक में, और इमोशन का असर क्या हो रहा है डाइजेशन में भी। ठीक है, इमोशन मतलब कि आप खुश हो, आप दुखी हो, आप गुस्से में हो, आप मस्ती वाले मूड में हो, तो अलग अलग टाइप के इमोशंस में फूड का डाइजेशन में क्या असर पड़ रहा है, तो ये सब चीजें जाना डॉक्टर बेमॉन्ट ने इस एलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट से। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, पहले तो माउथ के बारे में, फिर माउथ के बारे में फूड पाइप के बारे में, और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या हुआ, तो एसोफेगस। और अब हम लोग जानने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, एसोफेगस, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर बहुत सारी सिक्रेशंस होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूस के, एसिड्स के एंड म्यूकस के। ठीक है, तो उसके बाद ये अभी आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर इस जर्नी थ्रू द स्टमक, ठीक है, स्टमक से इसका जर्नी होने के बाद द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब माउथ में ब्रेक डाउन होने के बाद, एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक में आने के बाद, फिर स्टमक में और सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है अभी, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गुजरेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो लुक एट फिगर 9.4। ये फिगर 9.4 को देख सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल इफ इट इज स्ट्रेच्ड आउट। ये तो एलिमेंट्री कैनाल की रिगार्डिंग क्या कहा गया था कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और ओके, और एनएस पे जाकर के एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाकर के एंड हो जाता है। तो यही इस फिगर को देखना है अब। इट इज ए स्केच ऑफ अ स्ट्रेस्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है पूरा फैला दिया जाएगा अगर एलिमेंट्री कैनाल को, मतलब समझ लो कि हमारे पेट को अगर फाड़ा जाएगा मुंह से लेकर के हमारे एनएस तक में, तो कैसे अतरी पतरी बाहर निकल जाएगा और फैलने के बाद वो कैसा रहेगा उसको यहाँ पे दिखाया गया। ओके, फर्दर गेस हाउ लॉन्ग इट इज। ये देखना है, ये अंदाजा कि तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लंबा होगा। यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल्दो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। ठीक है, तो तुम इस बात को देख करके जान करके चौंक जाओगे बच्चों कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही कहा जा रहा है,
लेकिन ये 6 मीटर लंबा है, लगभग तुम्हारे क्लासरूम की दीवार से दुगना ऊंचाई का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसका भले ही है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारे बॉडी में, जिसका लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास है। फर्दर, you will be surprised to know that the small intestine is the longest part of the alimentary canal। ठीक है, ये जान करके तुम बहुत ही सरप्राइज होगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा एलिमेंट्री कैनाल का, ये ध्यान रखना है बच्चों। फर्दर, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सेक्रेशंस फ्रॉम 3 सोर्सेस। ओके, अब इस स्टमक में जैसे सेक्रेशंस हो रहे थे डाइजेस्टिव जूसेस का, एसिड्स का और म्यूकस का, तो उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव सेक्रेशंस हो रहे हैं 3 सोर्सेस से। कहाँ कहाँ से? तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग से खुद, एंड द 2 मोर सर्फेसेस एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, और 2 और सरफेस है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन कौन से? तो द लीवर एंड द पैनक्रियास। ओके, लीवर एंड द पैनक्रियास, हियर यू कैन सी स्टमक के पास लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती के पास में पैनक्रियास। तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, तो इसका जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसके इनर लाइनिंग से भी, ठीक, तो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके इनर लाइनिंग से भी निकलता है, और साथ ही बस बस बस, और साथ ही लीवर और पैनक्रियास से भी रिलीज होता है। भाई, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जो जिस जिसका रिलीज सेक्रेशन हो रहा है वो कहाँ कहाँ से, तो इनर लाइनिंग से ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ एंड फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। फर्दर, द लीवर सेक्रेट्स बाइल विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर। लीवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है, बाइल उसको जूसी कहा जाता है इसमें, जो कि बेसिक नेचर का होता है। रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन को रिकॉल करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसमें एसिड को न्यूट्रल कर दिया जा रहा था या फिर बेसिक को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा था। तो यही काम है इस बाइल का। बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक एंड ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग इट्स डाइजेशन इजियर। तो बाइल का काम क्या है कि हमारे पेट में जो एसिड उससे मिला हुआ था, तो उस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देना जो हमारे स्टमक से हमारे आगे की ओर मूव कर रहा है, और उसको फैट्स को भी साथ में टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देना, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो और आसान हो सके। ऑलराइट, तो ये हमारा बाइल का सेक्रेशन हुआ लीवर से। नाउ द अनदर सेक्रेशन इज द पैनक्रियास सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। हमारा जो पैनक्रिया है वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है, विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक नेचर का है, एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड, और ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है जो कि फूड में प्रेजेंट है। एडिशनली पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, साथ में पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को भी पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ब्रेक डाउन करता है। The digestive juice secreted by the wall of the small intestine further breaks down fats, proteins and partially digested carbohydrates into simpler forms। ये जो डाइजेस्टिव जूस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग से ही रिलीज हो रहा है, तो वो आगे चल करके फैट्स को, प्रोटीन्स को और पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहा है। Alright, further, the digested nutrients pass on from the small intestine into the blood present in the blood vessels found in the walls of the small intestine। तो जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब डाइजेस्ट हो गए हैं, तो वो सब फिर ब्लड में मिल जा रहे हैं, जो कि ब्लड वेसल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो उनके वॉल्स में प्रेजेंट है, तो उसमें जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, यही कहेंगे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और यही प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, मतलब कि उसको खींच लेना, अपने सोख लेना ब्लड को, ब्लड के द्वारा। हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन? ये न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब कर लिए गए? तो कैसे? तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये इनर लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बहुत ही पतला होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदरूनी पार्ट है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन। ठीक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो देख रहे हो फिंगर की तरह निकले हुए हैं, तो ये सब इनर लाइनिंग का, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग दिखाया हुआ है कि इट हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, और ये जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए।
These finger-like projections allow the digested nutrients to pass into the blood. अब ये finger-like projections जो हैं, ये digested nutrients को पास करने में, blood में आगे पास आउट करने में मदद करते हैं. Which carries them to different parts of the body, जो कि फिर उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाते हैं. ठीक है, ब्लड जो हम न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा जो अब्सॉर्ब किया जा रहा है उसमें जाकर के मिल रहे हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से. नहीं तो वो क्या हुआ, वही न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है काम करने के लिए. ओके, फर्दर दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी दे रहे हैं. सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, हमें बढ़ने में मदद करते हैं या कहीं चोट लग गया तो उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं. एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली, और हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं. सो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग से भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है जो कि फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है. फिर लीवर से बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है. बाइल जूस क्या कर रहा है, तो हमारे स्टमक से जो एसिडिक फूड ट्रांसफर होते हुए आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है. वहीं पैनक्रियाटिक सेक्रेट जो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहे हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है जो कि फूड में प्रेजेंट है. ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जाना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. अब एक और टॉपिक यहाँ दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है, विज्ञान और समाज. क्या है इसके रिगार्डिंग, तो सेलियाक डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू ग्लूटेन. सेलियाक डिजीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है वो ग्लूटेन की तरफ रिएक्ट करता है. ग्लूटेन क्या है, तो एक प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, बार्ली एंड राई. ठीक है, ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि गेहूं में, बार्ली में और राई में पाया जाता है. दिस रिएक्शन डैमेजेस द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन when nutrients are absorbed. अब ये सेलियाक डिजीज जो है इसमें क्या होता है कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर लाइनिंग है उसको अफेक्ट करता है और इससे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बहुत असर पड़ता है. एज अ रिजल्ट द इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, और रिजल्ट के तौर पे जो इंटेस्टाइन है वो सही तरीके से काम नहीं करता है. द ओनली वे टू मैनेज सेलियाक डिजीज इज टू अवॉइड फूड्स दैट कंटेन ग्लूटेन. तो सेलियाक डिजीज को बचाने का एक ही तरीका है, वो ये जिसमें ग्लूटेन मौजूद ना हो. ठीक है, जो मतलब ग्लूटेन फ्री फूड को कंज्यूम करना. Like millets like jowar, bajra and ragi are good alternatives because they are naturally gluten free. तो ये सब क्या है कि नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, इसमें इनकी जरूरत नहीं रहती है, तो इनको खाने से हमें ग्लूटेन से रिएक्शन से बचे रह सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू रीड इज लार्ज इंटेस्टाइन. तो अभी हम लोगों ने माउथ के बारे में जाना, ऑयसोफेगस के बारे में जाना, स्टमक के बारे में जाना, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जाना. और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पार्ट जुड़े हुए हैं जो कि लीवर और पैनक्रियास है. ये तो अब इसके आगे का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसी को हम लोग रीड करने वाले हैं. क्या कह रहा है ये, आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वहां तक तो डाइजेशन का अधिक से अधिक प्रोसेस हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन तक में. व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो फूड का क्या हुआ जो कि अनडाइजेस्टेड रह गए. इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 1.5 मीटर की लंबाई है लगभग इसकी. It is shorter than the small intestine. Then why is it called the large intestine? अब large intestine का लंबाई जो है वो small intestine से छोटा है, तो इसको large intestine क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है इसका, तो the reason is that it is wider than the small intestine. ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये small intestine से ज्यादा वाइडर है, ज्यादा चौड़ा है, तो इसीलिए इसको large intestine कहा जा रहा है. तो अभी हम लोग ने क्या जाना कि small intestine तक में, और हम लोग large intestine पे हैं. क्या है इसके रिगार्डिंग कि द लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फूड वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है और कुछ नमक को भी अनडाइजेस्टेड फूड से, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड, जिससे कि वेस्ट जो है वो हमारा सेमी सॉलिड बन जा रहा है. दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल, और यही सेमी सॉलिड वेस्ट जो है, कचरा जो है, गंदा जो है, इसको स्टूल कहा जाता है. ठीक है, और हिंदी में भी कई नाम से इसको जाना जाता है जो तुम लोग अभी जान करके शायद हंस भी रहोगे. ओके, तो मेडिकल टर्म में इसको स्टूल कहा जाता है. फर्दर the stool is then stored in the lower part of the large intestine called the rectum. और तो यही स्टूल बाद में जल करके लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, नीचे के हिस्से में, जिसको रेक्टम कहा जाता है, वहां जाकर के स्टोर हो जाता है. until the body is ready to get rid of it, जब तक बॉडी इसको बाहर निकालना चाहे. Eating fiber-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains help the large intestine function properly by making the stool easier to pass. ठीक है, रेशे वाले फूड को खाने से, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एंड होल ग्रेन्स हो गए, तो इससे क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन सही तरीके से काम करता है और वो स्टूल को आसानी से पास करने में भी मदद मिलती है हमें.
फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, और लास्ट में जब हमारा बॉडी उसको डिस्चार्ज करता है तो वो एनस से बाहर भी निकल जाता है। अ प्रोसेस नोन एज इजिशन, ये वो प्रोसेस है जिसे इजिशन कहा जाता है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव्स द वेस्ट इट डज नॉट नीड, कीपिंग यू हेल्दी। तो ये वो तरीका है तुम्हारा बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना है जिसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिसमें वजह से तुम हेल्दी भी रह रहे हो। लेट्स फर्दर, Isn't it fascinating how the digestive system works? तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है? Absorbing nutrients from food and eliminating waste. फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फिर वेस्ट को एलिमिनेट कर देना। ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, बहुत ही रोचक तथ्य है गैस के रिगार्डिंग। तो द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे स्मॉल लिविंग, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, सच एज बैक्टीरिया डेट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में खाना पचाने में मदद करता है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दे ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा उसको ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, स्पेशली फाइबर, एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, खास करके फाइबर को, और उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमें मिलता है। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है, जैसे कर्ड्स हो गए, बटर मिल्क, श्रीखंड, कांजी पिकल्स, गंदरक एंड पोएटा भात, आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबिंग। ठीक है, तो फाइबर रिच फूड जैसे कर्ड हो गया, और खास करके फर्मेंटेड फूड, ठीक है, जिसको वायरल बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया गया है, तो जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, तो ये सब क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्वस्थ रखते हैं और हमारी को भी स्वस्थ रखते हैं। ये यही फैसिनेटिंग फैक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग, उसमें स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना इसमें, जैसे बैक्टीरिया के तौर पे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये फैसिनेटिंग फैक्ट हो गया। ऑलराइट, तो साइंस एंड सोसाइटी, अब हम लोग जानने जा रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी। साइंस यानी विज्ञान और सोसाइटी यानी समाज। सो व्हाट इज सेइंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। डाइजेशन का एक अच्छा हेल्थ बनाए रखने में जो इंपॉर्टेंस है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज, इसको पहचान मिलती रही है सैकड़ों सालों से। द चर्क संहिता, एन एंशिएंट आयुर्वेदिक टेस्ट, एक पौराणिक किताब है, एक खास करके आयुर्वेदिक किताब है ये चर्क संहिता, जो कि कहती है हाईलाइट्स द रोल ऑफ इजिली डाइजेस्टेबल फूड एंड द जुडिशियस यूज ऑफ स्पाइसेस लाइक जिंजर, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन टू इनहांस डाइजेशन। ठीक है, और सही तरीके से इस्तेमाल मसालों का, जैसे अदरक हो गया, जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर काली मिर्च होगी, क्यूमिन जीरा शायद कहते हैं इसको। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करने में मदद मिलता है। ये सब हमें जानने को मिलता है चर्क संहिता में। ठीक है, चर्क संहिता क्या है, तो ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, ये जीके के पर्पज से भी आता है बच्चों। ठीक है, चर्क संहिता क्या है, तो ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है। फर्दर, एडवांसेस इन साइंस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो एम्फसाइज ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग्स। ठीक है, तो विज्ञान में जैसे जैसे ग्रो होते गया, तो खास करके न्यूट्रिशन के एरिया में ये भी बताता है कि हमें कैसे तरीके का, सही तरीके का भोजन खाना चाहिए और सही समय पे भी खाना चाहिए। Practicing mindful eating and avoiding overeating as key factors in maintaining digestive health। ठीक है, तो सही तरीके से खाना चाहिए, सही समय पे खाना चाहिए, और सही चीज खाना चाहिए, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो बढ़िया बना रहे, बढ़िया रहे, तो ये सब चीजों के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना रहता है। राइट, फर्दर, अभी हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा जान लिया। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, तो माउथ से, फिर उसके बाद क्या आया, तो फूड पाइप आया। ठीक है बच्चों, ये काइंड ऑफ रिवीजन है। फूड पाइप से फूड कहाँ पे गया, तो स्टमक में गया। ओके, स्टमक से कहाँ पे गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद ये एनस के रास्ते से बाहर आ गया। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो माउथ में हमारे सेक्रेशन रिलीज हुआ, वो सलाइवा रिलीज हुआ। ठीक है, फिर फूड पाइप से तो फूड स्टमक तक आया। स्टमक में भी दो तीन जूस रिलीज हुए, जैसे बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस, फिर बाइल जूस कहाँ से रिलीज हुआ, तो लीवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला हुआ हमें। ठीक है, और फिर पैनक्रियाटिक जूस मिला हमें पैनक्रियास से। और स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए हैं, और फिर म्यूकस रिलीज हुआ है, और एसिड्स भी रिलीज हुए हैं। ठीक है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए हैं, एसिड एंड म्यूकस भी रिलीज हुआ है।
ठीक है, ये सब कहाँ पे हुआ है? तो स्टमक में हुआ है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जुड़े हुए उससे, तो लीवर के द्वारा बाइल जूस रिलीज हुआ, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ, और फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो आया लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो रेक्टम में स्टोर रहा, फिर एनस के रास्ते से वो बाहर निकल गया। तो ये अभी हम लोगों ने जाना ह्यूमन बॉडी के अंदर में। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का है कि डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू? क्या सारे जानवर जो हैं ये फूड को उसी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं जैसे इंसान कर रहे हैं? और इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले बच्चों, वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आसानी में आसान शब्दों में इसे हिंदी में इसमें नया कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो जब आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ो या फिर किसी भी किताब से पढ़ो, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें ही वही चीज़ लिखे हुए हैं, बस दूसरे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और जेके ऑनलाइन क्लासेस में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलना। थैंक यू। I have seen cows keeping chewing the food even when they are not actively grazing or eating anything. Why? तो ये बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि वो गायों को देखा है कई बार चबाते हुए, ठीक है, जब भी वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तब भी, और खा रहे होते हैं तो चबाना पड़ता ही है, तो ऐसा क्यों? तो यही गाय के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे। क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलोज, घास खाने वाले जानवर जैसे गाय हो गए या फिर बुफेलो हो गए, पार्शियली च्यू द ग्रास एंड swallow इट इनटू देयर स्टमक्स, ठीक है, तो वो अपने फूड को हल्का फुल्का ही चबाते हैं, दे च्यू इट पार्शियली एंड swallow इट टू देयर स्टमक्स, और अपने स्टमक तक उसको निगल लेते हैं। इन द स्टमक, पेट में, पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, और स्टमक में भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल चिंग। अब ये जो खाना जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में, वो फिर से मुंह पे आता है, इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के मुंह पे आता है, और फिर उसको वो चबाने लग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ओके, तो ये जो रूमिनेंट था यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रोसेस जो है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक तक जाना, फिर स्टमक से वापस मुंह तक आना, तो ये प्रोसेस कहलाया रूमिनेशन। Take the process of transfer of partially digested food to the stomach in animals, in grass eating animals, ठीक है, and coming back again to the mouth is called rumination. The process is called rumination and the animals are called ruminants. A cow spends about 8 hours a day just chewing the food. एक गाय है वो लगभग दिन का 8 घंटा अपना मुंह चलाने में लगाती है, अपने खाने को चबाने में लगा देती है। The thoroughly chewed food again passes down the alimentary canal for further digestion. अभी जो फूड को उन्होंने च्यू किया है, द थॉरली फूड च्यू जो है वो पास डाउन होता है एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते फिर से, कि ताकि उसमें और डाइजेशन हो सके। ओके, तो ये यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। और इसे फिर सी इनका फूड पाइप हो गया, इसमें भी पैनक्रियास है, रूमेन है इनका स्टमक वाला पार्ट हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये क्या आ गया एनिमल के लिए, काऊ के लिए, खास करके ग्रास ईटिंग के लिए। फर्दर बर्ड्स के रिगार्डिंग क्या है, तो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, सॉरी, चिड़ियों के, पक्षियों के तो दांत नहीं होते हैं, बट दे हैव अ चैम्बर कॉल्ड अ गिजार्ड। लेकिन उनका एक चैम्बर होता है जिसे गिजार्ड कहा जाता है, ठीक है, दांत नहीं होता है, एक चैम्बर होता है पेट के अंदर में जिसे गिजार्ड कहा जाता है। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजार्ड। जो फूड है वो टूटता है पक्षियों में इसी गिजार्ड के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के होने से। often with the help of grit, small stones and the birds that the birds swallow। और कभी कभार जो पत्थर भी अगर चिड़िया निगल ली है अपने साथ में, तो वो भी उस गिजर्ड में क्रश कर देते हैं फूड को। तो यहाँ पे एनिमल बर्ड्स का भी ओसोफेगस है, स्टमक है, गिजर्ड है और इंटेस्टाइन है, तो इस तरीके से डाइजेशन होता है बर्ड्स में भी। फर्दर this shows that animals exhibit variations in the structure and function of the alimentary canal to adapt to different ways of digesting different kinds of food। तो अब इससे ये पता चलता है कि जानवरों में अलग अलग तरीके के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को लेकर के, ठीक है, ताकि अलग तरीके से फूड का भी डाइजेशन हो सके और अलग प्रकार के फूड्स का भी डाइजेशन हो सके। We have learned that the nutrients from digested food are carried to different parts of the body। हम लोगों ने ये जान लिया यहाँ पे कि डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक कैरी हो रहे हैं। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प द बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को बनने में और रिपेयर करने में मदद करते हैं। while others like sugar are broken down inside the body to release energy। और वहीं कुछ दूसरे हैं जैसे शुगर की तरह दूसरा न्यूट्रिएंट जो है वो छोटे टुकड़ों में हमारे बॉडी के अंदर में छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
फिर तो वो प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है एक यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो छोटी छोटी पेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे जिसमें ब्लड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर ले रहे थे। तो वही न्यूट्रिएंट्स है, तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी, वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है रेस्पिरेशन। लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स। तो अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कैसे ये प्रोसेस जो एनिमल्स में होता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के बारे में जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो रेस्पिरेशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन भी नहीं, हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना अभी डाइजेशन के बारे में, और इसी को हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन में। ये जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, और उस ब्रेकडाउन होने से हमें एनर्जी भी मिल रही है, तो ये सब रेस्पिरेशन में काउंट होगा। तो कैसे, वी लर्न इन ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग क्लास 6 के चैप्टर लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में जाने हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स, क्या जितने भी जानवर हैं तब में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तो क्या ये सेम है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसे इंसानों में समझेंगे कैसे। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ओके, टॉपिक क्या हमारा अब, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। You know that we breathe in, inhale and breathe out, exhale air continuously to obtain oxygen and release carbon dioxide. तो जैसे कि जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रीद इन सांस लेते हैं और ब्रीद आउट सांस छोड़ते हैं। अब ब्रीद इन करने के समय में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में आता है। ठीक है, और ब्रीद आउट जब करते हैं तो उसके केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो ये सांस लेना और सांस लेने से जो एनर्जी मिल रहा है हमें, तो क्या ये अलग अलग है तो या फिर एक ही है, तो इसी को हम लोग अब समझेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस ले रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस को लेना, हवा को लेना और हवा को छोड़ना, ठीक है, इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, इसको कहा जा रहा है ब्रीदिंग। इट इज डिफिकल्ट टू लीव विदाउट फूड फॉर अ वीक। बिना भोजन के एक सप्ताह रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। विदाउट वाटर फॉर अ डे और 2, बिना पानी के 1 या 2 दिन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स। लेकिन बिना सांस लिए, ठीक है, बिना सांस लिए हम लोग कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। वाई इज दैट, ऐसा क्यों। ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ। ठीक है, हम सबके सब जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। नॉट जस्ट ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ। ठीक है, सिर्फ इंसान ही नहीं, पौधे भी, पेड़ पौधे भी और बाकी के जानवर भी, वो भी हवा लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ, लेकिन हम सांस कैसे लेते हैं। जस्ट एज फूड फॉलोज ए स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस तरीके से भोजन जो है एक अलग तरीके से रास्ते को अपनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आवर बॉडी ऑल्सो हैज ए स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में भी एक खास तरीके का सिस्टम बना हुआ है ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसी सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए, तो इसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स एज शोन इन फिगर 9.8 ए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कैसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे नॉस्ट्रिल हो गया, विंड पाइप हो गया, एल्वियोली हो गया, लेफ्ट लंग, राइट लंग, रीब केज एंड डायफ्राम। इसको हम लोग वन बाय वन अभी समझेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तब तक इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलोज ए स्पेसिफिक पाथवे। ठीक है, तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब एक गैस हमारे अंदर आ रहा है, दूसरा गैस हमारे से बाहर जा रहा है, तो ये होने का कारण क्या है, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम से गुजर रहा है। The pathway through which the air is inhaled and exhaled involves various parts of the respiratory system, assisting in the process of breathing and respiration. अब ये जो रास्ता अपनाया जा रहा है इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग के समय में, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, जिससे ब्रीदिंग हो रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, अब क्या है इसके रिगार्डिंग। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विथ अ पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक नेजल ओपनिंग से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल यानी यही नाक। ठीक है, नाक के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नॉस्ट्रिल दिखाया हुआ है ना। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल में क्या ओपनिंग है, नाक में छेद है ना, तो वही नॉस्ट्रिल से। थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, तो जिसके रास्ते से हम लोग हवा को अंदर लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं।
द इनहेल्ड एयर passes into a pair of small passages called the nasal passages. अब जो हवा हम लोग जो सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं वो छोटे रास्ते से बाहर निकलता है जिसे नेसल पैसेज कहते हैं, ठीक है, नाक का रास्ता कहा जा रहा है। हैव यू नोटिस्ड टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स? क्या तुमने कभी अपने नाक के अंदर में छोटे छोटे बालों को नोटिस किया है? दीज हेयर अलॉन्ग विथ म्यूकस, ये बाल म्यूकस के साथ में हेल्प ट्रैप द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। अभी इन बालों में क्या होता है, नाक के अंदर में बच्चों तुम लोगों ने बाल को महसूस किया होगा ना, तो ये बाल क्या है कि ये जो हवा जो हम लोग अंदर ले रहे हैं तो उसमें धूल मिट्टी के कण जो मौजूद है उसको वहां पे पकड़ कर लेता है, ठीक है, वो हमारे अंदर नहीं जा पाता है। दिस इज वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू दी नोज एंड नॉट थ्रू दी माउथ। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें नाक के रास्ते से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह के रास्ते से, ठीक है। अब नाक के रास्ते से कहने का मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो डर्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे नोस्ट्रिल्स में ही रह सके, वो ज्यादा मुंह हमारे अंदर ना जा सके, बॉडी के अंदर ना जा सके। फ्रॉम द नेजल पैसेजेस, नाक के रास्ते से द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ठीक है, तो अब नाक के रास्ते से क्या हो रहा है कि विंड पाइप के रास्ते से एयर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है। द विंड पाइप फॉर्म्स टू ब्रांचेस। अब ये जो विंड पाइप है आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है। विच एंटर द टू लंग्स, और वो दोनों ब्रांचेस क्या है तो दोनों लंग्स में आकर के मीट करते हैं। इन द लंग्स दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस। लंग्स में ये जो ब्रांचेस हैं ये और डिवाइड हो जा रहे हैं स्मॉलर और फाइनल ब्रांचेस में, और छोटे और बारीक और ज्यादा ज्यादा छोटे ब्रांचेस में। दैट एंड इन स्मॉल बलून लाइक सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। ठीक है, जो कि बलून लाइक सैक्स है, गुब्बारे की तरह दिखने वाले थैलियां हैं उसमें, जिसे एल्वियोली कहा जा रहा है। ठीक है, एल्वियोली सब लंग्स में प्रेजेंट है। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हमारा लंग जो है, हमारे चेस्ट में जो लंग प्रेजेंट है तो वो रिब केज से प्रोटेक्टेड है। फर्दर साइंस एंड सोसाइटी का एक पॉइंट और यहाँ पे फिर से क्या है ये, तो वाइल अ लॉट ऑफ द डस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। ठीक है, बहुत सारा डस्ट जो है यानी मिट्टी जो है वो इनहेल्ड एयर से जो सांस हम लोग ले रहे हैं वो फिल्टर आउट हो जा रहा है। ऑफन स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कैन गेट थ्रू द लंग्स। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जैसे कि पैंडेमिक के समय में द SARS-CoV-2 वायरस अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो वायरस था SARS-CoV-2 ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता था, लोगों को सांस लेने में परेशानी आने लग जाती थी जिसकी वजह से उनको डेथ हो जाता था, लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इससे क्या है कि सांस लेने में परेशानी आती थी और भयानक वाले लंग प्रॉब्लम हो जाते थे। ऑलराइट, तो अब एक्टिविटी है यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। जो हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो उसी को एक मॉडल से यहाँ पे समझाया गया है एक्टिविटी की मदद से। लेट अस मेक अ मॉडल, क्या है इसके रिगार्डिंग, तो टेक अ वाइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल विथ अ लिड। ठीक है, तो प्लास्टिक का बॉटल लेना रहेगा ट्रांसपेरेंट पर, ठीक है, जिसमें ढक्कन लगी रहे। रिमूव इट्स बॉटम, उसके बॉटम को नीचे से काट देना रहेगा, हटा देना रहेगा। मेक अ होल इन द लीड ऑफ द बॉटल, बॉटल की जो लिड है उसमें एक छेद कर देना। टेक अ वाई शेप्ड हॉलो ट्यूब एज शोन इन फिगर 9.9। ठीक है, तो ये वाई शेप्ड, इस तरीके का वाई शेप्ड एक ट्यूब लेना रहेगा जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स टू द फोर्क एंड ऑफ द ट्यूब। अब ये जो फोर्क जो दो जो वाले जो पार्ट है, जो दो पार्ट है, इन दो इस पार्ट में क्या है, दो बलून्स को फिक्स करना रहेगा। सिक्योर देम विथ रबर बैंड्स टू मेक देम एयर टाइट। और फिर उसको रबर बैंड से कस भी देना ताकि उसमें से हवा पास ना हो सके। Further, insert the straight end of the tube tightly through the lid from the open base of the bottle and seal the lid with a clay to make it airtight. अब क्या है कि ये जो एयर ट्यूब वाला जो बनाया गया है, ठीक है, तो इसको जो खाली वाला पोर्शन है बॉटम ऑफ द लिड जो है उसके बेसिस में एंटर करना और ढक्कन ला करके उसको एयर टाइट भी कर देना रहेगा कि हवा उसके अंदर प्रेजेंट ना रहे। फर्दर टू दी ओपन बेस ऑफ द बॉटल, अब जो बेस में से जहां से तुमने उस फॉर्क नुमा स्ट्रक्चर को अंदर डाला जिसमें बलून लगा हुआ है, तो वो बेस क्या है, ओपन है अभी भी, तो उसमें ओपन नहीं रखना उसको, उसमें अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली यूजिंग अ रबर लार्ज रबर बैंड। ठीक है, तो उसमें एक रबर का शीट लगाना रहेगा जिसको एक बड़े से रबर बैंड की मदद से उसको कस देना रहेगा। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। अब रबर शीट को क्या करना है कि सेंटर ऑफ द बेस, ठीक है, बेस के सेंटर से, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सेंटर से इसको पकड़ करके इसको नीचे खींचना रहेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या देखोगे, नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड्स एंड ऑब्जर्व द बलून्स। ठीक है, तो दोनों के केस में, एक तो जब उसको पकड़ करके नीचे खींचोगे और दूसरी बार जब उसको छोड़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून्स, तुमको बलून्स में क्या अंतर दिख रहा है। When you pull the rubber sheet downward, जब तुम रबर शीट को नीचे की ओर खींच रहे हो, the balloons inflate, तो वो बलून क्या है वो फूल जा रहे हैं। Conversely,
When you release the rubber sheet upwards, the balloons deflate. और जब तुम उस रबर शीट को छोड़ रहे हो तो बलून से क्या हो जा रहा है, उनमें से हवा फिर नीचे निकल जा रही है। इसी तरीके से हमारा लंग्स भी काम करता है। किस तरीके से, यहाँ पे समझो। When you breathe in, inhale, your chest expands as the ribs move up and outwards. ठीक है, जब हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारा चेस्ट क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, और लंग्स क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। हमारी रीप केज भी हमारे चेस्ट क्या होता है, एक्सपैंड करता है। द डायफ्राम, अ डोम शेप्ड मसल बिलो द लंग्स। अब डायफ्राम क्या है, तो एक डोम नुमा आकार है लंग्स के नीचे में। ठीक है, डोम नुमा आकार है लंग्स के नीचे में, जो कि लंग्स के नीचे पाया जाता है। मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, और ये नीचे की ओर मूव करता है जब हम लोग सांस को इनहेल करते हैं। दिस इंक्रीजेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड द एयर एंटर्स द लंग्स। अब इससे क्या है कि हमारे चेस्ट के अंदर में स्पेस बढ़ जाता है और हवा जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। फर्दर, when you breathe out, exhale, the ribs move down and inwards and the diaphragm moves upwards. ठीक है, तो वही जब हम लोग हवा को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, पहले किसमें क्या है कि लंग्स भी एक्सपैंड करता है तो हमारा चेस्ट भी एक्सपैंड होता है, रिब केज तक पहुंचता है। वहीं जब हवा छोड़ते हैं तो लंग्स हमारा कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, वो सिकुड़ने लग जाता है। और जो डायफ्राम था वो पहले मूव डाउन हुआ था, वो मूव अपवर्ड होता है। डायफ्राम क्या होता है, वो अब वो upward की ओर मूव करता है। और रिब्स जो है वो इनवर्ड्स की ओर, रिब्स जो है, जो हड्डी हमारे यहाँ पे, वो इनवर्ड्स की ओर मूव करता है। रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, और इससे क्या होता है कि जगह बनता है और हवा जो है लंग्स से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर से भी बाहर निकलता है। सो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर मूव करता है इनहेलेशन के समय में, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं। वही डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है, कब, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं एक्सहेलेशन के समय में। ऑलराइट, फर्दर, व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल मेंशन्ड इन फिगर 9.9 रिप्रेजेंट। तो ऊपर का जो मॉडल हमने बनाया है डायग्राम में, एक्टिविटी में, तो उससे बलून से क्या पता चल रहा है। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, वो रबर शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दिस मॉडल, इस मॉडल में द बलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स, जो बलून्स हम लोगों ने देखे वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द रबर शीट रिप्रेजेंट्स द डायफ्राम, और जो रबर शीट है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज अगेन साइंस एंड सोसाइटी। क्या है इसके रिगार्डिंग, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, सांस लेने का प्रैक्टिस एक अच्छा जीवन जीने के लिए। क्या है इसके रिगार्डिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैव बीन प्रैक्टिस्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। ये सांस लेने का जो एक्सरसाइज है, जो क्रियाकलाप है, वो बहुत सारे कल्चर्स में होते आए हैं अपने भारत देश में। ठीक है, इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज, सदियों से, सैकड़ों सालों से। प्राणायाम वेल नोन फॉर इंप्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ। ठीक है, प्राणायाम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वेल नोन है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, माइंड रिलैक्सेशन, दिमाग को शांत रखने के लिए, एंड कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए भी। इन लद्दाख पीपल प्रैक्टिस टुम्मो ब्रीदिंग। ठीक है, लद्दाख में लोग जो है वो टुम्मो ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं। अ टेक्निक दैट इंप्रूव्स लंग फंक्शन एंड हेल्प्स कीप द बॉडी वार्म इवन इन कोल्ड वेदर। अब इस टेक्निक से क्या है कि लंग का काम जो है, अपने फेफड़े का जो काम है, लंग का जो फंक्शन है, वो सही तरीके से बना रह सकता है और अपने बॉडी को भी गर्म रखने में मदद करता है ये ठंडियों के समय में भी। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रमोट वेल बीइंग। और इसी तरीके से दूसरे तरीके भी मेथड है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि किसी को स्वस्थ रहने में मदद करता है। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग विथ चैंटिंग। कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिसमें सांस लेने का अभ्यास जो होता है वो चैंटिंग के साथ, मंत्र भी साथ में उसमें पढ़ा जाता है। यूजिंग रिदमिक ब्रीद कंट्रोल टू एनहांस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लियरिटी। इससे क्या है कि जो ब्रीदिंग का कंट्रोल है वो बढ़िया बनता है रिलैक्सेशन में भी, और दिमाग को भी शांत करने में मदद मिलता है। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ टॉपिक दैट इज व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम लोग जो हवा छोड़ रहे हैं बाहर वो क्या निकल रहा है। तो एक्टिविटी की मदद से यहाँ पे लेट अस एक्सप्लोर टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अभी एक्सपेरिमेंट जो टीचर की तरफ परफॉर्म किया जाएगा, तो तुम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, तो टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 9.11। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, एक ताजा बनाया हुआ लाइम वाटर को लेना रहेगा इक्वल अमाउंट में, और दोनों टेस्ट ट्यूब में रखना, 2 टेस्ट ट्यूब में रखना रहेगा। एक टेस्ट ट्यूब ए है और दूसरा टेस्ट ट्यूब बी है। ठीक है, अब लाइम वाटर क्या हुआ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में भिगा कर रखोगे कुछ देर, तो उसके ऊपर जो वाटर का वाटर जो डिपॉजिट हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ऊपर जो वाटर डिपॉजिटेड रहेगा वो लाइम वाटर रहेगा हमारा। फर्दर इन टेस्ट ट्यूब ए में पास द एयर यूजिंग अ सिरिंज, पिचकारी। टेस्ट ट्यूब ए में हवा डालना रहेगा पिचकारी की मदद से या फिर सिरिंज की मदद से। दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल, ये वही हवा है जो कि हम लोग अपने सांस में अंदर लेते हैं। वहीं इन टेस्ट ट्यूब बी रिपीटेडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ इनटू द लाइम वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉ।
ठीक है। और वहीं टेस्ट ट्यूब ए में जैसे सिरिंज की मदद से हवा डाला जा रहा है, तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना रहेगा कि अपने मुंह से उसमें हवा ब्लो करना रहेगा। ध्यान रखना है कि हवा ब्लो करना है, उस पानी को सक नहीं कर लेना रहेगा, वो जहर का काम करेगा फिर। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग लाइम वाटर, टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग लाइम वाटर। In this test tube A, air is being inserted into it through a syringe. In the test tube B, we have to blow air into it. Further, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर? क्या तुमको उस लाइम वाटर के कलर में कुछ चेंज दिखेगा? तो यस, द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की और क्लाउडी। टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर है वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट। वहीं टेस्ट ट्यूब ए में जो लाइम वाटर है उसमें कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। वट डज दिस इंडिकेट? इससे क्या पता चलता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर जो है वो क्लाउडी हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। Therefore, this indicates that the exhaled air contains more carbon dioxide than the air we inhale. तो इससे यह पता चलता है कि जो हवा हम लोग छोड़ रहे हैं उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू जो सांस हम लोग हवा अंदर ले रहे हैं। अब जो टॉपिक जानने वाले हैं वो क्या है कि हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जा रहा है और ऑक्सीजन जो हमारे अंदर आ जा रहा है, यूजफुल पार्ट जो हमारे अंदर आ जा रहा है, तो ये कैसे हो जा रहा है एक्सचेंज? हमारे बॉडी के अंदर भी एक्सचेंज कैसे हो जा रहा है कि ऑक्सीजन जब सबसे ज्यादा ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कैसे बाहर निकल रहा है, वो तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली। ठीक है, तो ब्रीदिंग की मदद से ताजा हवा हमारे अंदर आ रहा है और वो लंग्स तक पहुंच रहा है और लंग्स में मौजूद एल्वियोलीज तक भर जा रहा है। द एल्वियोली हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। और तो यहीं पे देखोगे ये सब क्या है, तो एल्वियोलीज हैं, लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलीज हैं। अभी इसमें क्या है कि इसमें छोटे छोटे थिन वॉल्स, पतले पतले थिन वॉल्स हैं, ओके, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोली। अब ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एल्वियोली तक ले जा रहा है, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर, जहां पे ये हवा में रिलीज हो जा रहा है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली पासेस इनटू द ब्लड। उसी समय में ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से ब्लड में भी मिल रहा है एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। सो हियर इट इज गैस एक्सचेंज थ्रू एल्वियोली, गैस का एक्सचेंज एल्वियोली के रास्ते से। अगर तो अगर ये एक्सचेंज के बारे में पूछा जाएगा कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही कि प्रोसेस, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस, उसमें फ्रेश एयर हम लोग इनसाइड आउटसाइड से एंटर कर रहे हैं, वो लंग्स तक पहुंच रहा है, फिर वो हमारे एल्वियोली तक पहुंच रहा है। एल्वियोली में थिन वॉल्स हैं जो कि फाइन ट्यूब्स से घिरा हुआ है जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब ये ब्लड क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे रहा है बाहर के ब्लड को, ठीक है, एयर को, वेट इज रिलीज इनटू द एयर, जो कि बाहर निकल जा रहा है हवा में। और उसी समय में ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से वो पासेस हो जा रहा है ब्लड में और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर जा रहा है वो। फर्दर, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी? क्या तुम कभी सोचो कि जो फूड तुम खा रहे हो उससे तुम्हें एनर्जी कैसे मिलती है? तो द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे की जो मेन चीज है वो सिर्फ फूड नहीं है, सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि जो हवा, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वो भी है। When we eat food, जब हम लोग खाना खाते हैं, our body breaks it down into simple substances like sugar, glucose। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा शरीर जो है इसको छोटी छोटी सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दे रहा है, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज और टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को और छोटे पार्ट में तोड़ने में मदद करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो जैसे ब्रीदिंग क्या हो गया, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, तो ये अब क्या है कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ना, एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो यही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना रहेगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, तो ये लिखा जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डायग्राम की मदद से दिखाया गया है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कितना बाहर आ रहा है, कितना अंदर आ रहा है। तो इनहेल्ड एयर में नियरली 21% ऑक्सीजन हमने इनहेल किया एंड नियरली 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वहीं जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या है कि ऑक्सीजन तो 16 to 17% रिलीज हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 to 5% उसमें हो गई है। और तो यहाँ पे इसको समझ आ रहेगा। फर्दर, ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय में वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर। ठीक, तो जब हम लोग सांस को अंदर की ओर लेते हैं, हवा को अंदर की ओर लेते हैं, तो हम लोग सबसे ज्यादा हवा खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं अपने सराउंडिंग से।
क्या कह रहा है, अभी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, तो हम लोग अपने सराउंडिंग से तो एयर को इनहेल कर ले रहे हैं। एंड एक्सेल एयर हैविंग, हाँ, जो सांस हम लोग फिर बाहर जो छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है, जो सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं। नोट दैट ऑल द ऑक्सीजन, नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि सारा का सारा ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं हो जा रहा है, 16 to 17% वापस भी चला जा रहा है। सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कुछ दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन का जो है ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्पिरेशन के समय में। This exchange of gases ensures that each segment of our body gets oxygen to produce energy and remove waste products. सॉरी, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है, ये जस्ट अ मोमेंट बच्चों, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो इससे ये इंश्योर होता है कि हमारे बॉडी का हर हिस्सा जो है उसको ऑक्सीजन मिले, एनर्जी प्रोड्यूस हो और वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होते रहे। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आसान शब्दों में, ब्रीदिंग जो सांस हम लोग लेते हैं उससे ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। वाइल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी, वहीं रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी रिलीज करने में। दिस एनर्जी हेल्प्स अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। अब यह एनर्जी हमें मदद करता है चलने में, दौड़ने में, खेलने में और यहाँ तक कि सोचने में भी। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, और वहीं रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है, दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, और दोनों के दोनों प्रोसेस क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, और दोनों के दोनों प्रोसेस करने का मतलब कि ब्रीदिंग, कि अगर हम लोग सांस अगर अंदर नहीं पाएंगे तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को एनर्जी रिलीज करने में मदद नहीं कर पाएगा, और सांस भी अगर नहीं बाहर छोड़ पाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब भी कर देगा। फर्दर, अवर बॉडी हैज अ यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी में एक बहुत ही खास सिस्टम है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए भी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में से, इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लंग्स में, एल्वियोलिस के द्वारा, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो सबका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके सही तरीके से, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, और अदर दूसरे सब्सटेंसेस का बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स और कैरीड अवे, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बह जाते हैं। नाउ साइंस एंड सोसाइटी, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड इज विज्ञान और समाज, क्या है इसके रिगार्डिंग, तो स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, जो स्मोकिंग होता है, सिगरेट स्मोकिंग के बारे में देखोगे तुम लोगों ने बच्चों, ठीक है, कई दुकान यहाँ पे दिखे हुए हैं, किताबों में पढ़ा दिया जाएगा लेकिन उसे बैन नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब नहीं पता क्यों यार, मैं फिर चैप्टर में तो ऐसे ही डिस्कस कर चुका था, मैं यहाँ पे फिर वही करना, तो छोड़ो कोई नहीं। स्मोकिंग जो है इट इज हार्मफुल टू हेल्थ, इट डैमेजेस द लंग्स एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीजेस, ये लंग्स को डैमेज करता है और सीरियस डिजीजेस को बढ़ने का रिस्क जो है वो भी बढ़ा देता है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसमें लंग कैंसर भी हैं और दूसरे तरीके के सांस लेने की बीमारियां भी हैं। इट लीड्स टू परसिस्टेंट कफिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, इसकी वजह से लगातार खांसी भी आने लग जाती है और दूसरा इन्फेक्शन होने का भी कारण रहता है। Further, in addition to harming the smoker, smoking releases toxic chemicals into the air, ठीक है, तो जो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको नुकसान करने के अलावा भी स्मोकिंग की वजह से खतरनाक केमिकल्स जो है हवा में रिलीज होते हैं, पुटिंग अदर्स एट रिस्क, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी जान पे खतरा पे बनाती है। When non-smokers inhale this polluted air, जो कि जो स्मोक नहीं करने वाले हैं तो वो इस खतरनाक हवा को जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग, तो उनको पैसिव स्मोकिंग का अनुभव होता है, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, जो कि डेंजरस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए भी खतरनाक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन और फिर बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए भी। ड्यू टू दीज रिस्क अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ दोज अराउंड अस, तो इन्हीं रिस्क की वजह से स्मोकिंग को अवॉइड करने से, नॉट प्रोडक्शन, ठीक है, अवॉइडिंग को अवॉइड करने से आप
आप किसी ना किसी को जान बचा सकते हो। Alright, next topic which we are going to read is, do other animals breathe the same way as humans do? क्या दूसरे animals जो हैं वो भी सांस लेते हैं दूसरे इंसानों की तरह ही? So you have learned that different animals live in different habitats. ये तो हम लोग तो जानते हैं कि अलग अलग तरीके जीव जंतु जो हैं, जो जानवर हैं, वो अलग अलग तरीके के आवास में, अलग अलग तरीके के घर में रहते हैं। You may have observed birds flying and fish swimming. तुमने देखा होगा पक्षी जो है, चिड़िया जो है वो उड़ रहा है और मछली जो है वो तैर रहा है। हाउ डू दे ब्रीथ? तो वो कैसे सांस ले रहे हैं उड़ते उड़ते तैरते तैरते? सॉरी। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। देखिए बच्चों, इतने सारे एनिमल्स का यहाँ पे नाम दे दिया है, क्या क्या? तो बर्ड्स, एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, लिजर्ड एंड स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो ये सब जो एनिमल्स हैं ये सब अपने लंग्स की मदद से, जैसे हम इंसान लंग्स, हम इंसानों का जैसे लंग्स होता है, तो ये एनिमल्स भी लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। Although all these animals have lungs, the structure of their lungs are quite different. ठीक है, तो इन एनिमल्स के लंग्स हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है तो बहुत ही डिफरेंट है, अलग अलग तरीके के हैं। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज गिल्स। ठीक है, अधिकतर जानवर, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे फिश, जैसे मछली हो गई, ठीक है, तो उसमें एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है जैसे गिल्स, जिन्हें गिल्स कहा जाता है। दीज आर richly सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स इनमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gases dissolved in the water takes place through across the gills. अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है इन एनिमल्स में, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें, तो ये ब्लड और गैसेस की मदद से होता है जो कि गिल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और पानी से क्या होता है, वाटर से वो पानी में जो गैसेस मौजूद हैं तो वो गिल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसी से ये लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। फर्दर, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे जानवर जो कि जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, तो दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, टैडपोल्स ब्रीद थ्रू गिल्स, जैसे कि जब वो छोटे होते हैं, टैडपोल्स के फॉर्म में होते हैं, तो अपने गिल्स की मदद से, ठीक है, जैसे फिशेस में गिल्स हैं तो उसी तरीके से टैडपोल्स जो है अपने गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। While adult frogs uses lungs for breathing on land, वही जब वो बड़े हो जाते हैं, मेंढक, बड़े मेंढक बन जाते हैं, तो वो जमीन पे लंग्स का मदद से सांस लेते हैं। एंड स्किन फॉर गैस एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर। लेकिन वहीं एडल्ट फ्रॉग जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्किन का यूज करते हैं जब वो पानी में रहते हैं। ठीक है, जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स का, और गैसेस का एक्सचेंज के लिए स्किन का मदद करते हैं जब वो पानी में होते हैं। दिस एडॉप्टेशन हेल्प्स देम सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब ये एडॉप्टेशन है, ठीक है, जीने के लिए जो इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया है, तो इसकी मदद से क्या है कि ये जमीन पे भी और पानी पे भी रहने में इन्हें मदद मिलती है। शोइंग हाउ एनिमल्स हैव अडॉप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि कैसे जानवर जो हैं वो समय के अनुसार अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे उन्होंने अपने आप को ढाला है। Further, earthworms use their moist skin for the exchange of oxygen and carbon dioxide। जो केचुए हैं तो ये अपने केचुओं को अगर तुमने देखा होगा तो उनके स्किन को देखोगे बहुत ज्यादा नमी जैसा दिखता है। ठीक है, तो वो अपने इस मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। फर्दर, Thus, different animals have different breathing mechanisms to suit their unique habitats। तो इसलिए अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, तो उनको अलग तरीके के सांस लेने का तरीका है, अब जिस तरीके के वो आवास में रह रहे हैं, जहाँ पे भी उनका रहना हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा भी देयर आर अदर सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन द बॉडी। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सिस्टम हैं जो कि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के सब साथ में काम करते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, और अलग अलग तरीके के फंक्शंस को, काम को ये लोग परफॉर्म करते हैं ताकि जीवन इनका बना रह सके। यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। तुम इनके बारे में और हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो आप लोग क्लास 7th में हो और यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लेना। ओके, तो इन नेटशेल अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं ब्रीफ में। ठीक है, नेटशेल में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है तो लाइफ प्रोसेसेस है और ये लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। These processes are collectively called life processes। और ये प्रोसेसेस जो है साथ में मिलकर के कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। The human digestive system consists of an alimentary canal
which includes the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus and its associated parts the liver and the pancreas। तो ह्यूमन का जो इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें माउथ आ गया, एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आ गया। और इसके इससे छोटे कुछ दूसरे दूसरे पार्ट जो जुड़े हुए हैं जैसे लीवर एंड पैनक्रियास भी हो गया। तो ये रिवीजन हो रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना कि किस किस तरीके का प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है तो प्रोसेसेस है। अब इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है तो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस और इससे कुछ जुड़े हुए पार्ट्स है जैसे लीवर हो गया और पेनक्रियास हो गया। फर्दर द डाइजेस्टेड फूड इज प्राइमरली एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना हम लोगों ने खाया जो डाइजेस्ट हो रहा है तो वो मेनली एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, ठीक है। माउथ में तो चर्न हो रहा है, फूड पाइप के रास्ते वो स्टमक में आया, वहां पे भी वहां पे वो डाइजेस्टिव जूस से मिला, एसिड से मिला और म्यूकस से उसे एसिड से बचाने का कोशिश किया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया जहाँ पे वो प्राइमरली मेन एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। Further, the nutrients absorbed are distributed through the blood to different parts of the body where they are used for performing various functions. अब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड के रास्ते से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहां पे ये बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। The large intestine absorbs most of the remaining water and some salts from the undigested food. Large intestine जो है वो बचे हुए पानी में से बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ सॉल्ट्स को भी अनडाइजेस्टेड फूड में से। Further, grass eating animals such as cows and goats are called ruminants. घास खाने वाले जानवर जैसे गाय हो गया या फिर बकरी हो गया तो इन्हें ruminants कहा जा रहा है। They chew the food partially and swallow it. ये भोजन को हल्का हल्का चबाते हैं और उसको फिर निगल लेते हैं। Later, the partially digested food is returned to the mouth. तो बाद में यही जो partially digested food है ये मुंह में वापस आ जाता है and the animal chew it thoroughly. और फिर जानवर उसको पूरी तरीके से चबा देते हैं। ठीक है, लगभग दिन भर में अपना 8 घंटा वो लोग चबाने में बिताते हैं। Breathing involves the movement of air into the lungs, inhalation एंड आउट ऑफ द लंग्स एक्सहेलेशन। अब ब्रीदिंग में क्या है कि हवा का मूवमेंट है जो लंग्स तक पहुंच रहा है और फिर लंग्स से बाहर भी निकल रहा है। तो लंग्स तक जो पहुंच रहा है उसे कहा जा रहा है इनहेलेशन और लंग्स से जो बाहर निकल रहा है उसे कहा जा रहा है एक्सहेलेशन। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो लंग्स के एल्वियोली में होता है। रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज लिया जाता है जो कि हमें इनहेल्ड एयर से मिल रहा है और उससे क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलता है। ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो ग्लूकोज क्या होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं यूजेबल एनर्जी में, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। फर्दर, the circulatory system transports nutrients and ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का अलग अलग पार्ट हो गया। न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो गया। अब क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है एंड हार्ट है, तो सब क्या कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। इट इंक्लूड्स द हार्ट विच पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स से, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रहा है बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करते हुए। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है तो एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्टेड टू सीड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, तो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग है, डिपेंड करता है वो कि वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों, और क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू फॉर डैट, आपको समझ में भी आया होगा तभी आप यहाँ तक बने हुए हो। और इसको मैं इसी तरीके से वर्ड बाय वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जा रहा है जेके ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि जब ये किताब को आप अपने से भी रीड करो तो आपको समझ में आ सके। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा अभी
ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ठीक है, जानवरों में, और जानवरों में भी इंसानों, जानवरों में भी इंसान जो हैं, तो उनमें भी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो किस किस तरीके से है, किसके बारे में जाना हम लोगों ने। तो रेस्पिरेशन के बारे में, सांस लेने के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, खाना जो खाते हैं तो खाने पचने में क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में, एंड थोड़ा बहुत जाना हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ओके, तो इस चैप्टर का नाम था हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। इट इज द 9th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो जेके ऑनलाइन क्लासेस से, तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। ओके, पैसा देना पड़ जाएगा बच्चों। सारे इंस्टीट्यूट तो पैसा लेते हैं ना, तो पैसा तो देना पड़ जाएगा। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सब जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। सब पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ। या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।